अ, शांति। आज 17 नवंबर 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 17th November 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के कई बच्चे मुरली को याद करने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो मास्टरी की अवस्था आती है। ये तरीका बहुत ही कारीगर है। एक शब्द, जैसे शास्त्रवादी भी एक शब्द के ऊपर गहराई में लेके जाते हैं, जिसे पंडित कहते हैं। बाबा ने आज मुरली में शास्त्रवादियों को भी याद किया है कि वो शास्त्रवादी बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक उठाते हैं और उसके ऊपर आधा पौना घंटा 1 घंटा सुनाते हैं। ये उनका मनन चिंतन होता है। बाबा के बच्चे भी मुरली की एक पॉइंट को लेकर उसके गहराई में जा सकते हैं। विशेष महत्व इस बात का नहीं है कि आप उसको कितना विस्तार में लेके जाते हैं। महत्व इस बात का है कि आपने धारण कितना किया है। आज की मुरली में टेक होम अगर आप पूछो तो हम इस महत्वपूर्ण शब्दों की गहराई में जाएंगे। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। सभी धर्मों के बारे में, सभी शास्त्रों के बारे में बाबा बताता है और मनुष्य आत्माओं की वर्तमान परिस्थिति को, स्थिति को, अवस्था के बारे में भी बताता है। और फिर बताता है कि बच्चों को क्या लक्ष्य रखना चाहिए। ये सभी धर्म के बच्चों के लिए बाबा कहता है, क्योंकि बाप बेहद का बाप है। वो हद में नहीं सोचता, वो बेहद का है तो बेहद में रहता है और बेहद की कहानी हम बच्चों को सुनाता है। आज की मुरली, साकार मुरली, कई मायनों में यादगार मुरली है। भले साकार मुरली है, मैं तो इस मुरली को भूल नहीं सकता हूँ। उसका कारण मैं बताने वाला हूँ क्यों मुझे अच्छी तरह से ये मुरली 25 साल से याद है। आप भी इसको शायद भूलेंगे नहीं। मेमोरी में एक टेक्निक होती है, मेमोरी माना याद करने की कला। तो उसमें अलग-अलग तरीके से फैक्ट्स माना तिथि तारीख को याद कराया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों को ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो पानीपत का युद्ध कब हुआ था या फलाने का जन्म कब हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये फैक्ट्स आंकड़े होते हैं, उसको याद करना अलग तरीका होता है। और फिर टेक्स्ट होता है, माना शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसको याद करना अलग तरीका होता है इतिहास का। तो मेमोरी के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन उसमें एक कारीगर तरीका जो है वो कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन माना उसको किसी के साथ जोड़ देंगे तो वो याद रहना सहज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर। अभी 2 अक्टूबर को क्या होता है?
तो बहुत लोग याद नहीं रख पाते। ये हमारा स्कूल में प्रश्न होता था, 2 अक्टूबर क्या है। तो 2 अक्टूबर को बहुत लोगों ने, भारत के महान आत्माओं ने जन्म लिया। उसमें महात्मा गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती ऐसे इम्पोर्टेंट डेज है। तो महात्मा गांधी जयंती याद नहीं रहता था। फिर किसी ने कहा कि उस दिन पूरे भारत में शराब की दुकानें बंद रहती है, क्योंकि उस दिन ड्राई डे होता है। तो ड्राई डे माना महात्मा गांधी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भारत से शराब को निकालना चाहते थे। हालांकि वो ये कर नहीं पाए। केवल गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर वो शराबबंदी कर पाए, क्योंकि वहां पर उनका आश्रम था साबरमती में। और महाराष्ट्र में जहाँ पर उनका आश्रम था, वर्धा जिला महाराष्ट्र राज्य के, वहाँ पर भी शराबबंदी है। हालांकि इन स्पाइट ऑफ शराबबंदी हम सब जानते हैं कि वहाँ शराब मिलती है। तो महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर माना ड्राई डे, और ड्राई डे माना महात्मा गांधी जयंती। इसको कहते हैं एसोसिएट करना, माना जोड़ना दो चीजों को। तो आज की मुरली में जो पॉइंट मुझे याद रह गई, ये मुरली 25 साल से इसलिए याद है क्योंकि उस समय हम मधुबन में थे और ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं देते थे। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में फार्मेसी का दुकान है, जहाँ पर भाई बहने बहुत सारी चीजें लेके जाते थे। वहाँ उस समय तो बाहर के शॉप्स वगैरह नहीं थे जैसे अभी आ गए हैं। उधर सब कुछ फार्मेसी के दुकान से लेना पड़ता था। तो एक बार मैं आया तो मैंने क्या देखा, वो फार्मेसी का भाई भी बाबा का बच्चा ही है। सभी बाबा के बच्चे उस समय आ, वहां पर सेवा करने आए थे। उसने बाहर एक जंबो जेरोक्स करके लगा दिया था, यही मुरली का इसी मुरली का प्रश्न उत्तर। और उसमें भी उसने अंडरलाइन किया था कि इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोलता है बहुत बाबा के बच्चे आते हैं, पाउडर और क्रीम मांगते रहते हैं। तो मैंने ये बड़ा करके नीचे लिख दिया, शिव भगवान वाच इसलिए मुझे ये मुरली बहुत अच्छी तरह से याद है। तो भगवान आज ये बात अंडरलाइन करा रहा है कि बच्चे फालतू श्रृंगार नहीं करो। वैसे मैंने किसी भी क्लास में इतने सालों में बाबा के बच्चों में ये देखा नहीं है कि कोई बाबा के क्लास में लिपस्टिक आदि लगा के बैठते हैं, ये मैंने नहीं देखा। हालांकि कोलकाता साइड पे और आसाम साइड पे पब्लिक फंक्शन में हमने देखा है कि माताएं बहनें लिपस्टिक लगा के आती है। अब इस सेंट मारने वाले भी, मारना माना सेंट शरीर को लगाना, ये हिंदी भाषा है। मारना माना फेंक के मारना नहीं होता है, लेकिन ये ठीक नहीं है हिंदी भाषा। लेकिन अभी हमारे शब्दकोश में ये मारना शब्द आ गया है। मैंने तो देखा है लोग भारत में कई स्थान पर कहते हैं कि उसको फोन मारो। मैंने कहा उठा के मत मारो, फोन बहुत महंगा है, फोन लगाओ उसको। तो मारना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन वो आ गया है। तो सेंट मारना इसका मतलब है कि सेंट लगाना या विशिष्ट प्रकार की हेयर स्टाइल करना, अपने बालों को सजाना। इसमें जाते हैं नहीं जाते हैं ये मुझे नहीं पता। कई लोग हेयर डाई लगाते हैं। हेयर डाई इसलिए लगाते हैं कि बाल सफेद हो गए तो वो काला करते हैं। क्यों काला करते हैं? क्योंकि उससे वो जवान दिखते हैं। एक बाबा के बच्चे ने मुझे कहा कि बाकी सब बाबा ने ठीक दिया, लेकिन मेरे सिर के ऊपर बाल क्यों नहीं दिए? उनके सिर के ऊपर बाल ही नहीं है, अभी वो कुमार है। तो उनके इसमें बहुत संकल्प चलते हैं। और मुझे उन्होंने पूछा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है क्या, इसके क्या फायदे नुकसान है। अभी आत्मा बहुत अच्छी है, योगी आत्मा है, लेकिन वो वही होता है कि लोगों के रिमार्क्स डिस्टर्ब करते हैं।
कॉलेज में होते हैं तो फ्रेंड सर्कल ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं, जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये सब बातें बाबा क्यों कह रहा है, तो हमको इसकी गहराई समझ में आनी चाहिए। क्या गहराई समझ में आनी चाहिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। अभी बाबा ने हमको सफेद ड्रेस दिया है, बहुत अच्छी बात है। सफेद ड्रेस क्यों दिया है? क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक है और वैराग्य का भी प्रतीक है, क्योंकि मरने के बाद सफेद ड्रेस पहनते हैं। तो हमारी बहुत सारी बहनों को कई जगह पे हमने देखा, अभी मान्यता ये है कि विधवाएं होती है वो सफेद ड्रेस ड्रेस पहनती है, तो वो अशुभ मानते हैं सफेद ड्रेस को। क्योंकि जब ईश्वर का कोई भी कार्य होता है भगवान का, तो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहन के आना चाहिए। और ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ ना तिलक लगाती है, ना दूसरे कोई का वस्त्र पहनते हैं, सफेद पहनते हैं। तो जो तिलक नहीं लगाती है माताएं, तो उनको विधवा समझते हैं, और विधवा का दर्शन भी अशुभ माना गया है शास्त्रों में। तो ऐसे कई सारी मान्यताएं थी, अभी धीरे धीरे लोग इसको समझने लगे हैं। हालांकि कई जो कट्टर विचारधारा रखने वाले होते हैं वो इसको पकड़ के चलते हैं। बाबा ने हमको सफेद ड्रेस किस लिए दिया, ताकि हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया में नहीं जाए। नहीं तो आजकल के ज़माने में भाई बहनों को किसी फंक्शन में जाना होता है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा कपड़ा मैं पहनूं, कौन से कलर का ड्रेस पहनूं, कौन से कलर का शर्ट पैंट पहनूं या कौन से कलर की साड़ी पहनूं। और उसमें ही उनकी बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इतने कलर ड्रेसेस पड़े हुए रहते हैं। और चलो आपने कोई ड्रेस पहन के गए फंक्शन में, और उधर जाने के बाद आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो भी परेशान हो जाते हैं, इतना नया ड्रेस पहन के गया। अभी बार बार उसको दिखाते रहेंगे ताकि लोगों का ध्यान जाए उस तरफ कि हमने ये नया पहना है, इसका बॉर्डर ऐसा है, वगैरह वगैरह। आप सब दुनिया में रहने वाले इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये क्या है, हमारा एक भाई है जो हमेशा कड़क कपड़ों में ही रहता है, और उसकी विशेषता है, विशेषता कहो या जो भी कहो, वो अपने कपड़े के इस्त्री को टूटने नहीं देता है। जैसे उसके कपड़े की कड़क इस्त्री है वैसे ही रहनी चाहिए। तो हर जगह पे बैठने के पहले, उठने के पहले वो हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे कपड़े की इस्त्री नहीं खराब होनी चाहिए। अभी आप सोचो क्या हो रहा है, बाबा क्यों ये सब कह रहा है। आप अगर दिन भर कपड़े के बारे में इतने कॉन्शियस रहे, तो कौन से भान में हम जा रहे हैं? हम सोल कॉन्शियस हो रहे हैं या बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं? बाबा हमको बॉडी कॉन्शियस से निकाल कर सोल कॉन्शियस की तरफ लेके जा रहा है। आजकल लोग प्लास्टिक भी करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी क्यों करते हैं? क्योंकि नाक सीधा नहीं है। नाक सीधा नहीं है तो उसको सीधा करने के लिए, मुझे याद है एक माता आई थी मेरे पास, मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने स्किन ग्राफ्टिंग किया था और वो फेल हो गया, तो पहले से और ज़्यादा खराब हो गया। अभी वो अपना हाथ छिपाते फिरती है, क्योंकि उसके ऊपर का स्किन ग्राफ्ट किया है तो वो रिजेक्ट कर दिया, बॉडी में रिएक्शन आ गया तो पहले से और खराब हो गया। आप सोचो ये कितना दिमाग में डाल दिया गया है ये इंडस्ट्री के द्वारा। क्योंकि मेरे पास जो यंगस्टर्स आते हैं उनके डिप्रेशन का कारण ये होता है कि एक उनकी हाइट ठीक नहीं है, छोटे कद वाले हैं, दूसरा उनका चेहरा ठीक नहीं है, आंखें या नाक या होठ या दांत ठीक नहीं है, बाहर आए हैं, या फिर ये सब ठीक है तो कहते हैं बाल नहीं है लंबे, या फिर कहते हैं कि कलर मेरा गोरा नहीं है, काला कलर है।
तो ये दुनिया में मोटा होना या कद छोटा होना या नाक ठीक नहीं होना, आँख ठीक नहीं होना या कलर डार्क होना, इसके ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं। और उसके वजह से ये बच्चे या कई सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम खूबसूरत नहीं है। आप देखो ये कितना गहराई में जा चुका है। एक एडवर्टाइज पहले आती थी जिसका नाम है फेयर एंड लवली। अभी उन्होंने इसी बात का बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंटली फायदा कैसे उठाया कि 7 दिन में गोरापन, 7 दिन आप इसको लगाओ तो आपकी चेहरे की त्वचा खिल उठेगी। कितने सारे पाउडर क्रीम्स इसके ऊपर ये एडवर्टाइज आती रहती है। और मनुष्य जो टीवी देखता रहता है वो 10 बार तो एडवर्टाइज देखते ही रहते हैं। और हर एक की इच्छा होती है गहराई से कि हम खूबसूरत दिखे और उसके लिए ये खरीदते रहते हैं। और कितना ये इंडस्ट्री दिमाग में ऐसे बिलीफ्स को बिठा देती है। आखिर में एक ने कोर्ट में केस डाला तो नाम बदलना पड़ा कि फेयर एंड लवली से फेयर एंड ग्लो, फेयर एंड हैंडसम ये शब्द आए। अभी पहले तो बहनें ही खूबसूरत दिखना चाहती थी, अभी फिर इन्होंने भाइयों के मन में भी डाल दिया कि बहनों वाली क्रीम लगाते हैं करके। अभी ये बहुत सिंपल मार्केटिंग है कि भाइयों का मार्केट अलग है। भाई फेयर एंड लवली नहीं लगा पाते थे या नहीं लगाते थे तो उनके लिए स्पेशल क्रीम तो दिमाग में डाल दिया कि भाइयों की स्किन अलग होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं, तो उनकी क्रीम अलग है। ऐसे करके मेल मार्केट को एक्सपैंड किया। अभी आप देखो ये मार्केटिंग वाले कितने होशियार होते हैं। बहनों को भी और भाइयों को अलग अलग क्रीम बेचना चालू किया। तो हमको ये समझ में आना चाहिए इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री का बेसलाइन क्या है कि वो मनुष्य की कमजोरियों को पकड़ते कि ये लोग खूबसूरत होना चाहते हैं। और खूबसूरती के लिए क्या है, तो पाउडर क्रीम सेंट। अभी मैं इसके ऊपर घंटों तक सुनाता हूँ कॉलेज में। मैं शॉर्ट में यहाँ कह रहा हूँ, बाबा के बच्चे इन चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होना इजी हो जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य है देह भान से परे। एक कार्टून बहुत फेमस हुआ था कि एक ऐसी ही सुंदर युवती गुरु के पास गई और उसने अपने शरीर को सुंदर देखने के लिए ऊपर से नीचे तक बहुत सारा लाखों रुपया खर्चा किया था। और गुरु के पास स्ट्रेस को दूर करने के लिए गए और गुरु ने उसको कहा कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो उसको टेंशन आया, इतना लाखों रुपया मैंने क्यों खर्चा किया फिर। अब ये बातें बहुत पिछली है, समझने में टाइम जाता है। बचपन से ही माँ बाप को दिमाग में बिठाना चाहिए कि जैसा भी शरीर हो बच्चे तुम्हारा, तुम खूबसूरत हो ही हो। क्योंकि आत्मा अपने रूप में बहुत खूबसूरत है। एक मिस इंडिया शायद या और किसी को पूछा था कि तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत कैसे है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आंखें इसलिए खूबसूरत है क्योंकि आंखों के पीछे जो आत्मा है वो बहुत खूबसूरत है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ब्यूटीफुल पीपल मे नॉट बी गुड बट गुड पीपल आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। माना खूबसूरत लोग अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। अभी समझो किसी बहन ने इतना श्रृंगार किया, अभी किस लिए किया, ताकि उसको अच्छा लगता है नंबर वन, और दूसरे उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अभी इस श्रृंगार के वजह से समझो कोई आपके पीछे पड़ गया तो नुकसान किसका हुआ। आजकल तो हम जानते हैं ड्रामा निगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो ये सब विकृतियां हैं। तो विकृतियों के वजह से हमेशा हमारा ही नुकसान होता है। गुलजार दादी तो देखती भी नहीं थी पुराने दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ। अभी भी मुंबई में मैंने देखा कि कई लोग मिलने आते थे तो दादी देखती भी नहीं थी उठा के। पुरानी दुनिया के लोगों को देखने का क्या है।
तो ये हमको चेक करना चाहिए। बाबा ने आज जो मुरली में कहा कि क्या हम ये सब श्रृंगार में जाके अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाते हैं। तो पहला शब्द श्रृंगार आज की मुरली का, कि क्या मैं ज्ञान योग से श्रृंगारित आत्मा हूँ, दिव्य गुणों से श्रृंगारित हूँ। दूसरा शब्द मस्ती। अभी मस्ती ये शब्द दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में तो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे में बहुत मस्ती चढ़ी हुई है। मस्ती माना एक प्रकार का नशा होता है। तो बाबा ने कहा कौन सी मस्ती चढ़नी चाहिए, तो ज्ञान और योग की मस्ती चढ़नी जाएगी। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आते जाएगी। ये सब फालतू श्रृंगार तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो चेक करना चाहिए क्या दिन भर में मैं ज्ञान योग की मस्ती में रहता हूँ। दूसरा शब्द जो मुझे अच्छा लगता है वो है रेस। दो शब्द है, रेस और रीस। ये बाबा की शब्दों की कमाल है। रीस माना ईर्ष्या करना और रेस माना भागना। तो हम सब की रेस है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, अश्वों की रेस होती है, जैसे घोड़ों की रेस होती है। आपने कभी देखा होगा, मुंबई में आए हैं आप तो इसके ऊपर लाखों करोड़ों लगाते हैं लोग घोड़े को। कौन सा घोड़ा जीतेगा इसके ऊपर, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। तो घोड़े के ऊपर पैसा लगाते हैं और घोड़े को कितना संभाला जाता है, ये घोड़े के ऊपर ही अलग विज्ञान है। इसके ऊपर भी हम गहराई में जा सकते हैं। और भारत में एक व्यक्ति जिनके पास घोड़े के तबेले थे, आज वो वर्ल्ड फेमस हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भले घोड़े रेस में भागे नहीं भागे, लेकिन घोड़ों से हम वैक्सीन तो जरूर तैयार कर सकते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, आप सब जानते हैं जो न्यूज़ पढ़ते हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जो सीरम इस्तेमाल होता है घोड़ों से निकालते हैं। तो घोड़े बहुत वैल्यूएबल होते हैं। आज विशेष हुसैन के घोड़े को भी याद किया है। इमाम हुसैन की कहानी आप सबने सुनी होगी। तो ये घोड़े का बहुत महत्व है। पर घोड़ा कौन सा, ये शरीर रूपी घोड़ा और आत्मा रूपी घोड़ा। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, हमारे हाथ में है। ये शरीर का ज्यादा श्रृंगार नहीं करना है, लेकिन स्वच्छ रखना है और स्वस्थ रखना है, ये बहुत जरूरी है। कई लोग अपने शरीर से तंग हो जाते हैं क्योंकि बीमारियां रहती है। आज मैं इस समय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हूँ। सामने समुंदर का किनारा है। पिछले 4-5 दिन से बॉडी में पेन है, वो वायरल फीवर आने के पहले के लक्षण हैं। बॉडी में बहुत पेन है। यहाँ आया, फिर सामने समुंदर किनारा है, मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ मैं रूम में बैठा हूँ। बाबा का सेंटर समुंदर के किनारे है और समुंदर की खारी हवाएं आती है। अभी ये नमक की हवा में कुछ तो है तो उससे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। समुंदर की हवा आपको मिलती है तो पता चलता है कि शरीर कितना वैल्यूएबल है। अभी इतने सारे प्रोग्राम है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको रेस्ट करना जरूरी है, ट्रैवलिंग बंद करो। बिल्कुल, अभी जो कमिट किया हुआ है उसको पूरा करना है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। नहीं तो बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने देखा ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है, हमको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो रेस करना है, भागना है, तो भोजन अच्छा चाहिए, नींद ठीक टाइम पे चाहिए और गले को भी रेस्ट देना है। अभी मेरा किसी ने ऑरा स्कैनिंग किया, कहा आपका विशुद्ध चक्र गले का बहुत ओवर एक्टिव है, आप चुप हो जाओ, मुंह को बंद रखो। मैंने कहा मेरा काम ही बोलना है। तो जब भी समय मिले साइलेंस में जाते हैं। ये आपको क्यों बता रहे हैं कि डॉक्टर होने के बाद भी हमारे सामने ये सब चैलेंजेस आते हैं। तो ज्ञान योग की रेस करना है, किसी के साथ रेस नहीं करना है, माना ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा।
ईर्ष्या करने वाला खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी सुना है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ। बाबा ने आज डॉक्टर्स को याद किया है कि डॉक्टर्स के बुद्धि में अलग अलग दवाइयाँ याद रहती है। ये मैं खुद अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल एडवाइजर थे। तो हमको पता है कि एक ही दवाई है जिसके अलग अलग नाम है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सेफिरॉक्सम एक्सिटिल, ये एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन में दिया जाता है। अभी कई सारी कंपनियों का है, तो लेकिन ग्लेक्सो कंपनी का सेफ्टम ब्रांड है। ये इतना नामी ग्रामी है कि उसकी कॉस्ट 4 गुना होने के बाद भी डॉक्टर उसे ही लिखते हैं। कहते हैं कि उससे रिजल्ट ठीक आता है। एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपर्ट मैं ये जानता हूँ कि उसके अंदर जो सेफिरॉक्सम एक्सिटिल है वो काम करता है। तो मैं ल्यूपिन कंपनी में था, उनका सेटिल ब्रांड था, तो हम चीपर ब्रांड लिखते थे, पर रिजल्ट हमको दोनों से मिलता था। आज तो गवर्नमेंट ने कायदा निकाला है कि आप कंपनी का नाम नहीं लिख सकते, आपको अंदर की दवाई का नाम लिखना चाहिए, ताकि गरीब लोगों को नुकसान ना हो, उनको कम पैसे में वही दवाई मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा फर्क होता नहीं है जेनेरिक और ब्रांडेड में। तो ये बेसिक बातें हैं दवाइयों के बारे में। डॉक्टर्स के बहुत सारे दवाइयों के नाम याद रखते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जिनकी बुद्धि शार्प है, वो मुरली की कई सारी बातें याद रखते हैं। मैंने देखा कई लोग बहुत नशे से कहते हैं हम मुरली को रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको कहता हूँ कि समय पे आपको बाबा की मुरली की पॉइंट याद आती है क्या? तो कहते हैं कभी याद आती है, कभी नहीं याद आती है। अच्छा, याद आने के बाद क्या वो पॉइंट आपको विजय दिलाती है? तो कहते हैं नहीं, कभी दिलाती है, कभी नहीं दिलाती है। तो बाबा की मुरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, रिवाइज नहीं करना है, मनन करना, उसके बाद में वो पॉइंट समय पर याद आने के बाद परिस्थिति में उस पॉइंट से विजय प्राप्त करना, वहां तक की जर्नी है। तो दिन प्रतिदिन ये पॉइंट्स पॉइंट्स गुह्य होते जाते, सारा मदार बुद्धि पर है। तो बुद्धि को इतना स्वच्छ करना है कि ये सब बातें हमको याद रहनी चाहिए। निरंकारी बनना है। बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है, बहुत मीठा बनना चाहिए। आज कहावत निकाली है, मीठड़ा घुर तो घुरा है। माना जब हम मीठे बनते हैं तब सभी हमसे मीठा व्यवहार करते हैं। आज घड़ी को भी याद किया है कि एक दिन में 8 घड़ियां होती है, तो 3 घंटे की एक घड़ी होती है। तो एक घड़ी माना 3 घंटा याद करो, आधी घड़ी माना 1.5 घंटा याद करो, आधी की भी आधी माना 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटे का आधा वो भी याद करो तो भी बहुत है। मैंने 1.25 घंटा याद करो, वो भी नहीं होता है। तो जितना हो सके बाबा की याद में रहना जाए, क्योंकि ये शरीर तो पुराना है, पतित है, इसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाना है, बाबा के प्यार में खोए हुए रहना है। और विशेष बाबा ने कहा मेहनत का काम है, मेहनत वाले ही सक्सेसफुल होंगे, नफरत नहीं रखनी है। नफरत के बारे में कहूँगा, कोटेशन है, इफ़ यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, आप पहले से ही हार चुके हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि में नफरत है, वहाँ प्यार कैसे रह सकता है। और जब भी योग में बैठते हैं, बाबा कहता है योग में सेवा नहीं याद आनी चाहिए, क्योंकि सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करना चाहिए कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहिए स्थित हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं कुछ स्थिति का अभ्यास करूं और मुझे सेवा याद आए। कई माताएं कहते हैं हम शाम को योग करने बैठते हैं और हमारे दिमाग में आता है कि रात को खाना क्या बनाने का, सुबह नाश्ता क्या बनाने का। और बहुत सारी बातें लौकिक के उनको याद आती रहती है। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। जो स्थिति में आप अभ्यास करो वो स्थिति में स्थित हो जानी चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में पास होने का एक ही साधन है, एक बल एक भरोसा। अभी इसलिए कठिन है, हमको बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने 3 शब्द दिए थे,
आदरणीय जगदीश भाई, अव्यक्त होने के बाद अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, सॉरी, चंद्रमणि दादी के अव्यक्त होने के बाद कि अचानक का पाठ चालू हुआ। तो सब कुछ अचानक होना है, मुझे एवर रेडी होना है और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नींद को जीतने वाले बनना है, अर्जुन की माफिक सदर्शन चक्र घुमाते रहना है, बाप के गले का हार बनना है, तो ज्ञान योग में रेस करनी है। आज के दिन में पूरा टेक होम अगर आप मुझे पूछेंगे तो दिव्य गुणों से श्रृंगार करना है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, रेस करनी है, रीस नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, मीठा व्यवहार करना है, किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, सभी अच्छे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। और जो समय जिस स्थिति का अभ्यास करे उसी स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए, तभी कहेंगे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। ऐसे बाबा के बच्चे एक बल एक भरोसे से हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।